हेलो दोस्तों, नए वीडियो में कोल इंडिया शेयर के डिविडेंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। कंपनी कितना डिविडेंड देगी और यहां तक कि किस दिन आपके अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट भी हो जाएगा, पैसा आ जाएगा। ये सब चीजें इस वीडियो में बताएंगे। और यही नहीं, अगर आप कोल इंडिया शेयर पर और डिटेल में जानना चाहते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए जानना चाहते हैं, तो जो फंडामेंटल्स है और जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल जो पैरामीटर्स हैं, ये सब चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। फोकस हर बार की तरह डेटा में रहेगा और डेटा को बिल्कुल हर बार की तरह सिंपल करके हम आपके सामने लाए हैं दोस्तों। तो कोल इंडिया देने जा रही है ₹5 पर शेयर का डिविडेंड। अगर आपके पास 100 शेयर है तो ₹500 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है एक्स डिविडेंड डेट, जो कि है 15 मार्च। अब ये एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के लिए इसका महत्व मैं बताता हूं। अगर आप कोल इंडिया का शेयर एक्स डिविडेंड डेट के दिन लेते हैं, डिलीवरी ले लेते हैं, तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड आपको कब मिलेगा? अगर आपके पास शेयर एक्स डिविडेंड डेट से पहले है। फिर से रिपीट कर दूं, उससे पहले होना चाहिए। अब 15 मार्च से पहले आती है 14 मार्च, लेकिन 14 मार्च संडे है, 13 मार्च छुट्टी है और 12 मार्च। तो आपको जस्ट ये लर्निंग पर्पस के लिए बता दूं, आपको 12 मार्च या उससे पहले खरीदारी करनी है अगर आपको एलिजिबल बनना है कोल इंडिया के शेयर के लिए। तो ये बहुत कमेंट्स में आते रहते हैं, बहुत ये सब मिस्टेक्स इन्वेस्टर्स कर देते हैं। तो 12 मार्च या उससे पहले, इनफैक्ट यहां पर एक और चीज ध्यान में रखिए, 11 तारीख को भी एक्सचेंज बंद रहेगा। महाशिवरात्रि है, उस दिन की छुट्टी है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको समझ में आ गई। अब पेमेंट कितनी तारीख को होगा? वो होगा 24 मार्च या उसके बाद, मतलब 24 मार्च से पेमेंट शुरू हो जाएगा। 24 मार्च है, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, तो उससे पहले पहले मार्च खत्म होते होते आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब ₹5 डिविडेंड मिला है, क्या ये ज्यादा है, क्या ये कम है? जरा उसके बारे में भी सोच लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ₹5 का तो अभी डिविडेंड मिल रहा है कोल इंडिया में, लेकिन ₹7.5 का डिविडेंड ऑलरेडी मिल चुका है। एक्स डिविडेंड डेट थी 19 नवंबर को। मतलब अब थोड़ा ध्यान से समझना है, ₹12.5 का डिविडेंड तो कोल इंडिया में हो ही रहा है। 2 इंटरिम डिविडेंड हो रहे हैं और 150 का अगर स्टॉक प्राइस पकड़े, और जो नए इन्वेस्टर इन्वेस्ट हुए हैं उन लोगों ने तो 120 150 का ही उनकी एंट्री पॉइंट होगी, तो उनके लिए डिविडेंड यील्ड तो आराम से 8 से 10% की हो जा रही है। 150 में जिन्होंने एंटर किया है उनके लिए तो 8.3% के आसपास, 120 130 के लेवल पर भी ये स्टॉक था, तो उनके लिए डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा हो जा रही है। तो नए इन्वेस्टर के लिए तो अच्छी न्यूज है, 8-10% का डिविडेंड बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। एफडी का ऑलमोस्ट डबल हो जा रहा है। पुराने इन्वेस्टर को तकलीफ हो सकती है, क्योंकि 250-300 में भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने 4-5 साल पहले इसको खरीदा होगा, तो उनके लिए डिविडेंड यील्ड 4% 5% के आसपास रहेगी। अब देखिए, पिछले साल भी ₹12 का शेयर का डिविडेंड दिया था, जो कि इस बार ₹12.5 है, तो उसके बराबर ही है, उससे थोड़ा सा अच्छा है। फिर देखिए 2019 में ₹5.85 का डिविडेंड दिया था और फिर ₹7.25 का, तो 2 बार डिविडेंड दिया था। तो यहां पर भी आप देखिए ₹13 के आसपास डिविडेंड मिला था। फिर ₹16.50 का डिविडेंड 2018 में कंपनी ने दिया हुआ है और फिर लगभग ₹20 से ऊपर का 2017 में डिविडेंड दिया हुआ है। तो एक तरीके से डिविडेंड तो कंपनी थोड़ा कम दे ही रही है, जो कि हम ट्रेंड देख रहे हैं। लेकिन हाँ, पिछले साल और इस साल में डिविडेंड ऑलमोस्ट बराबर है, जो कि थोड़ा एक अच्छा न्यूज हम कह सकते हैं दोस्तों। अब थोड़े फाइनेंशियल्स में, फंडामेंटल्स में डिस्कस करते हैं। देखिए, अब आपको वैल्यूएशंस को समझना है। ये 5 साल का वैल्यूएशन का डेटा हम लेकर आए हैं और देखिए हिस्टोरिकली ये पी रेशियो जो है, देखिए हम यहाँ टाइम का कंस्टेंट के लिए खाली पी रेशियो पर ही फोकस कर रहे हैं। पी रेशियो 13.7 14 के आसपास रहा है 5 साल में, और अभी ये 7.4 7.5 है, तो ऑलमोस्ट ये आधा भाव में है। थ्योरेटिकली स्टॉक प्राइस 270 300 में होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है वो भी हम आपको बताएंगे कि क्यों इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। ईएसजी का एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इन्वेस्टर थोड़ा सा कोल इंडिया से थोड़ा भाग रहे हैं। अर्निंग पर शेयर बीच में बहुत अच्छी थी, ये जो लंबी लाइन जो देख रहे हैं आप, अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छी थी, लेकिन प्राइस अर्निंग पूरा दबा हुआ है। हम जो यहाँ ये जो पूरा पीरियड है
2019 2020 में बिल्कुल दबा हुआ है, 5 से 7-8 के लेवल पर ही है। तो भविष्य में ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि पीई रेशियो थोड़ा सा बढ़ेगा, मतलब स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा और कंपनी का बिजनेस भी बढ़ेगा। दोस्तों अभी तक आपको वैल्यू मिल रही है, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आपके फैमिली मेंबर्स का अभी भी कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक्स दी हुई है, आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खुलवा सकते हैं। नीचे लिंक्स दी हुई है लीडिंग ब्रोकरेजेस की, और आपको 300 रुपीज का कैशबैक भी मिलेगा दोस्तों। अब देखिए कोल इंडिया बहुत ही खराब परफॉर्मेंस भी नहीं रहा है, 10 साल में 7%, 5 साल में 5% का सेल्स ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए 10 साल में 6%, 5 साल में 4% का हुआ है। तो उसके हिसाब से स्टॉक प्राइस कम से कम 0% भी हो तो भी हम समझे, लेकिन स्टॉक प्राइस तो नेगेटिव बिल्कुल गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 40%, 46% इतनी अच्छी रही है। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि मार्केट ने कोल इंडिया को वो वैल्यूएशन दिया नहीं है, और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि 13-14 का पी रेशियो से ये इसका पी रेशियो अभी 7 और 8 के पास आ गया है। ऐसा नहीं है कि कंपनी सेल्स नहीं कर रही है या प्रॉफिट नहीं कर रही है। और कोयला का बिजनेस ऐसा बिजनेस भी नहीं है टेक्नोलॉजी बिजनेस की जगह की, आजकल जो हम देख रहे हैं 25-30% का जो टेक्नोलॉजी कंपनियां ग्रोथ कर रही है वैसा ग्रोथ करे, वो थोड़ा थोड़ा ही ग्रोथ करता है। तो उसके हिसाब से कोल इंडिया ने ठीक ठाक ही ग्रोथ किया है, प्रॉफिट भी किया हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे। लार्ज कैप कंपनी है, 93,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, मतलब टॉप की जो कंपनीज आता है उसमें कोल इंडिया का नाम है। 150-52 के पास स्टॉक प्राइस है। प्राइस अर्निंग जो हमने आपको बोला 7.3 7.4 के आसपास है। इंडस्ट्री पी 28.6 है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा फोकस में हम नहीं रखेंगे। हम यहाँ पर फोकस में रखेंगे बुक वैल्यू को। बुक वैल्यू है 60 रुपीज की, और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 2.5 रुपए की है, जो कि इसको एक इंटरेस्टिंग बनाता है, जो कि इसको एक सस्ता स्टॉक बनाता है। डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 8% के आसपास है, और अब तो और भी बढ़ जानी चाहिए क्योंकि अभी और एक डिविडेंड आ रहा है। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही अच्छा है, देखिए 73 का। ऐसा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे हिंदुस्तान यूनिलीवर में कभी कभी देखने मिलता है। खैर दोनों बिजनेस अलग है तो उसी वजह हिसाब से उनको वैल्यूएशन नहीं मिलता है। उसका आप वैल्यूएशन देखेंगे प्राइस अर्निंग तो 50 60 70 के ऊपर होता है। तो थियोरिटिकली स्टॉक कोल इंडिया का स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर के हिसाब से देखें तो 1000 के ऊपर होना चाहिए, बट दोनों बिजनेस अलग है तो वो एक चीज रहती है दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 57%, बहुत ही अच्छा। डेट बहुत ही कम है, 0.13। अगर आप दूसरी जो बड़ी कोई कंपनियां देखते हैं जो डूबी है पिछले कुछ सालों में, तो वो डेट की वजह से डूबी हुई है, तो यह डेट टू इक्विटी कम है। अब मैं आपको बता भी दूं, यहां पर देखिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स पॉजिटिव है, कैश भी है कंपनी के पास और जिसकी वजह से डिविडेंड भी मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, एक ईएसजी का कॉन्सेप्ट अभी आया है, इन्वायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस। तो जनरली कंपनियां ऐसा मानती है, जो बाहर के कंपनीज हैं, जो एफआईआईज है, कि कोल इंडिया के प्रोडक्ट्स के कारण से इन्वायरमेंट पर हार्म होता है, जो थर्मल पावर प्लांट है ये सब है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसकी वजह से वो यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत पसंद नहीं करते हैं। लेकिन एक और रियलिटी है कि थर्मल कहीं जाने वाला है नहीं। कोयले का जो उत्पादन है, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कोयले का वैल्यू रहेगा ही, रिन्यूएबल पर कितना भी काम हो रिन्यूएबल भी रहेगा, कोयला भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोयला खत्म हो जाएगा 10 साल में, ऐसे जो डेटा उभर के आ रहे हैं उससे नहीं लगता है, कोयले का यूजेज रहेगा ही। तो इन्वेस्टर्स अभी भी कन्विंस्ड नहीं है कि कोल इंडिया पर कैसे इन्वेस्ट किया जाए, जो कि बाहर के इन्वेस्टर्स हैं। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा रीजन है कि कोल इंडिया को एक अच्छा वैल्यूएशन नहीं मिल पा रहा है। लास्ट में आपके सामने ये परफॉर्मेंस है, देखिए 2019 अप्रैल से दिसंबर 68,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो इस बार 63,000 करोड़ के आसपास है। और चूंकि यहाँ पर कम आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि रीजन बहुत सामने है, साथ में है, पेंडेमिक का रीजन था। 17,000 करोड़ से 13,444 करोड़ का एबिटा, प्रॉफिटेबिलिटी 16,624 करोड़ से 11,603 करोड़, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हुई है। यहाँ पर थोड़ा अर्निंग पर शेयर थोड़ा कम हुआ है, ये थोड़ा सा
अगर कोई कंसर्न वाली चीज है तो वो यही है, देखिए 19.60 था, 60 था, उससे 13.16, तो अर्निंग पर शेयर जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है। तो इसका हम जब एनुअल रिजल्ट आएगा जब पूरे साल का, तो इस चीज पर बिल्कुल हमारी नजर रहेगी। एबिटा मार्जिन 27 से 23% फिर भी ठीक है। केपेक्स कंपनी करने जा रही है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो खर्चे हैं, केपेक्स थोड़ा कम करे दोस्तों तो फिर डिविडेंड ज्यादा मिल सकते हैं। नेटवर्थ 35,000 करोड़ से ऊपर की है, फंड बैलेंस है और वहीं से डिविडेंड आ रहा है, और रिसीवेबल्स 21,000 करोड़ के हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थी। अगर आप कोल इंडिया स्टॉक के बारे में देखें, ईएसजी के कंसर्न्स है ही, और जो ग्रोथ है वो आपको 4-5% का ही मिलेगा, जो कि जो बाकी जो मल्टीबैगर कंपनीज जो होती है, कंपाउंडर कंपनीज, मल्टीबैगर नाम बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन कंपाउंडर कंपनी जिन्होंने आराम से पैसा बना के दिया है, कोटक महिंद्रा बैंक को ले लीजिए या फिर एशियन पेंट्स को ले लीजिए, पिडिलाइट को ले लीजिए, जो बोरिंग कंपनियां होती है, तो वहां पर जनरली अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ भी देखिए 12%, 15%, जीडीपी जो है भारत की उससे डबल रेट में होता है। तो उस हिसाब से जो ग्रोथ है यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा दबा हुआ है, जो कि डेटा दिखा रहे हैं। देखते हैं भविष्य में किस हिसाब से इसको री रेटिंग होती है या नहीं, वो हमको देखने को मिलेगा। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए ही था, इसके लिए बिल्कुल ध्यान में रखें दोस्तों।